हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है जैव अणु, उसका एक लास्ट टॉपिक जो आपका एंजाइम बचा है। और एंजाइम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा हम एटीपी के बारे में जानेंगे और लास्ट में डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक अगर हम पढ़ लेंगे तो ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है, जैव अणु। ठीक है, चैप्टर हमारा 9 है। और 9 में कौन सा, जैव अणु। जैव, ठीक है। और इसकी लास्ट टॉपिक है आज की क्लास, एंजाइम, एटीपी, ठीक है। और डीएनए, डीएनए और आरएनए में क्या देखेंगे, अंतर को देखेंगे। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं, एंजाइम क्या है, एटीपी की। ठीक है, ये आज की क्लास की हमारी ये टॉपिक होने। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम को समझने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे एटीपी के बारे में कि एटीपी क्या होती है, पाई कहाँ जाती है। ठीक है, तो अब आप जो 8वां चैप्टर था, 8वां चैप्टर हमारा कौन था, कोशिका वाला। कोशिका वाला चैप्टर सभी बच्चे पढ़े होंगे और आपको ये नॉर्मल पता भी होगा कि कोशिका के अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है बेटा, सेल ऑर्गेनिल होता है। ये सेल ऑर्गेनिल को हम कहते हैं कोशिका का अंगक। और इसी कोशिका के अंगक में से एक हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हमें ये होता है भाई कि इसके अंदर हमें एनर्जी मिलती। क्या मिलती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमें एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के रूप में। इसके फॉर्म में भाई, एटीपी के रूप में हमें माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है। एटीपी के रूप में किससे मिलेगी एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक, इतनी बात, बेसिक चीजें आपकी क्लियर है। ओके, अब अगर हम एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें कि जो एटीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, अब अगर इस एटीपी का फुल फॉर्म देखें, देखो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, एडिनो, एडिनोसिन। ठीक है, ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट। ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये जो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होती है भाई, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या देखा था कि ये जो हमारे एनबी होते हैं, एनबी यानी कि नाइट्रोजनी बेस, शुगर हो गया। और ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो जब फास्फेट मूलक के साथ, फास्फेट ग्रुप के साथ बाइंड होता है तो वो क्या बना देता है, न्यूक्लियोटाइड बना देता है। ठीक, ये चीज आप पढ़े हो। तो ये एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब ये एटीपी होता क्या है, ये जो एटीपी है, ये एटीपी के कार्य क्या होते हैं, होता क्या है। देखो ये जो एटीपी होता है, तो एडिनोसिन का एक अणु, एडेनिन के एक अणु, ठीक है, एडेनिन के एक अणु तथा राइबोस शर्करा के एक अणु के संयोजन से बनता है। तो ये एडिनोसिन अणु होता है। ठीक है, ये जो एडिनोसिन अणु होगा, ये एडेनिन के एक अणु और राइबोस शर्करा के एक अणु से संयोजन से, जब दोनों आपस में संयोजित होते हैं तो संयोजन से बनता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड है। और जब एटीपी का, ठीक है, जब क्या होता है, एडीपी का तीसरा फास्फेट अणु यानी कि जो PO4 होता है, ठीक है, PO4 वो सघन होता है। ठीक है, जब ये क्या करता है, जब एडीपी का तीसरा फास्फेट अणु PO4 से सघन होता है,
तब एटीपी बनता है। ठीक, ये कहाँ होगा? एक सेल्स के अंदर, यानी कि जब ग्लाइकोलिसिस क्रिया होगी, कैल्विन चक्र होगा, उसके दौरान बनेगा। तो आप लिखो एटीपी में, क्योंकि एटीपी में पूरा डिटेल लिखने के लिए आता है। सभी बच्चे हेडिंग डालोगे एटीपी। अब देखो ये एटीपी में क्या है, इसमें क्या बोला है कि एडिनोसिन का अणु, एडिनोसिन का अणु, ठीक है, एडिनोसिन का अणु जब जब एडेनिन, एडेनिन के एक अणु, के एडेनिन का एक अणु एवं राइबोज शर्करा का एक अणु का संयोजन से बनता है। राइबोज शर्करा के से बनता है, कहता है शर्करा के संयोजन से बनता है। ठीक है, और यह एक न्यूक्लियोटाइड है। यह एक न्यूक्लियो, यह एक क्या है? यह एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? यह एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जब एडीपी का तीसरा फास्फेट अणु, ठीक है, आगे क्या लिखोगे कि जब एडीपी का, ए डी पी, अब एडीपी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनो एडिनोसिन डाइफास्फेट। ठीक है, जब एडीपी का तीसरा अणु फास्फेट, ठीक है, जब क्या होगा? एडीपी का तीसरा फास्फेट अणु, तीसरा फास्फेट अणु, फास्फेट अणु PO4, ठीक है, PO4 से बनता है, तब एटीपी का निर्माण होता है। तब एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का क्या होगा? तब एटीपी का निर्माण, ये तब क्या होगा? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है, यानी मतलब क्या है कि जब एडिनोसिन का अणु, जब एडेनिन के का एक अणु और राइबोस शर्करा का एक अणु जब आपस में दोनों संयुक्त होंगे, क्या बनाएंगे? एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन अणु बनेगा। एडिनोसिन अणु का मतलब कि जब एडेनिन और राइबोस शर्करा आपस में जुड़ेंगे तो ये एडिनोसिन बने, और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और जब एडीपी जो होता है वो एडीपी का तीसरा फास्फेट अणु PO4 से जुड़ता है, तब एटीपी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, के या PO4 से सघन होता है। ठीक है, अणु जुड़ता है या हम बोले सघन होता है, तब क्या हो जाता है? एटीपी का यानी कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, और इस बंध के बनने में भी 7300, ठीक है, कैलोरी मोल ऊर्जा संचित होती। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? इस बंध के, इस बंध के बंध के बनने में भी, बनने में भी 7300 किलो मोल या 73 कैलोरी मोल, ठीक है, कैलोरी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न, ऊर्जा
उत्पन्न होती है। क्या होगी भाई, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती, यानी कि ढेर सारी मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा संचित होती। और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक क्रिया के समय, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में, ये किसमें, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में, संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक क्रिया के दौरान, रासायनिक रासायनिक क्रिया के दौरान या के दौरान 18 एटीपी, दौरान कितना भाई, 18 एटीपी संचित होती या बनती है। 18 एटीपी क्या होती है, बनती, यानी कि जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण में जब रासायनिक क्रिया होगी, है ना, जब केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन में एक बार में 18 एटीपी का निर्माण होगा। और जब क्या होता है, एटीपी बनता है, जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब ये बनता है, तब इस बॉन्ड के बनने में ही 7300 कैलोरी मोल क्या होती है, एटीपी यानी ऊर्जा का, ऊर्जा उत्पन्न होती। जी कितना, 7300 कैलोरी मोल क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया में 18 एटीपी का निर्माण होता है, या 18 एटीपी क्या होती है, संचित। ये होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हम एटीपी के कार्य की बात करें, तो आप सिंपल से बोलोगे कि जैविक संश्लेषी क्रियाओं जैसे प्रोटीन में, वसा में, न्यूक्लिक अम्ल में तथा कार्बोहाइड्रेट आदि के संश्लेषण में ये क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, ये एटीपी के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो अगली हेडिंग आपसे बच्चे डालोगे एटीपी के कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ एटीपी। अब देखो एटीपी का कार्य समझो। देखो ये जैविक संश्लेषी प्रक्रियाएं, किसमें, जैविक संश्लेषी, जैविक संश्लेषी, के जैविक संश्लेषी, ये जैविक संश्लेषी क्रियाओं में भाग लेती है। जैसे क्या होगा भाई, प्रोटीन में, ठीक है, जैसे किसमें, प्रोटीन में, जैसे प्रोटीन में, वसा में, यानी कि लिपिड, ठीक है, प्रोटीन, वसा हो गया। न्यूक्लिक अम्ल, इसमें न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं। और ये डीएनए और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। और ज्यादातर मात्रा में अगर आनुवंशिक पदार्थ कोई है तो वो डीएनए है। ये प्रोकैरियोट के कुछ जीवों में, यानी जैसे कुछ वायरस हो गए, एग्जाम्पल एचआईवी वायरस हो गया, वायरस हो गया, टीएमबी वायरस हो गया, इन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बाकी ये जो डीएनए होता है, सभी जीवों में डीएनए होगा, और डीएनए कैसा होगा, डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके साथ साथ बेटा कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में आगे ये कार्य करेगा, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट
के संश्लेषण में। तो ये एटीपी का कार्य है कि वो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है, वसा यानी लिपिड के संश्लेषण में भाग लेता है, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए के बनने में भाग लेता है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के बनने में भाग लेता है। तो ये इन सारे कार्यों में कौन भूमिका निभाता है? एटीपी निभा। इसके साथ साथ हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होगी, है ना, इसके साथ साथ अगर हम जो भी कार्य करते हैं, हमें सभी कार्य को करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, सभी कार्य को करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ये एटीपी के रूप में ही क्या हमें मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो आगे आप लिख सकते हो कि सक्रिय खाद्य हस्तांतरण में, ठीक है, आगे क्या इसका कार्य होगा? सक्रिय सक्रिय खाद्य हस्तांतरण में, ये सक्रिय खाद्य हस्तांतरण में भी किसका कार्य भाई? एटीपी का कार्य है। इसके साथ साथ कोश का विभाजन व श्वसन क्रिया में, ठीक है। इसके साथ साथ अगला कार्य क्या होगा? सेल का डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार की ना होती है, एक क्या होता है? माइटोसिस, ठीक है। एक विभाजन कौन सा होता है? एक तो होता है माइटोसिस, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, ठीक है। और दूसरा होता है मियोसिस, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री और अर्धसूत्री यानी जब कोशिका का विभाजन, जब इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इनमें भी हेल्प कौन करेगी? ये एटीपी ही करती है। इसके साथ साथ ये रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन क्रिया में, इसमें श्वसन क्रिया में भी हेल्प कौन करती है? ये एटीपी ही करती है। तो देखा जाए तो है हमारे शरीर की विभिन्न जो जैविक क्रियाएं हैं, सभी जो जैविक क्रियाएं हैं, तो सभी जैविक क्रियाओं में अगर कोई हेल्प कर रही है तो वो कौन कर रही है? एटीपी कर। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और एटीपी ये बनी कहाँ से? ये माइटोकॉन्ड्रिया में कब बनी? जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये झिल्लिका तंत्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये झिल्लिका तंत्र होता है जिसमें ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं। क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और इसी ईटीएस के द्वारा एटीपी के फॉर्म में क्या होती है? संचित। अब वो हर एक सेल के अंदर होगी, वो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, या आप एक छोटे से छोटे जीव की कोशिका हो या एक बड़े से जटिल जीव की कोशिका हो, लेकिन सभी जीवों की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसका एटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम झिल्लिका तंत्र कहते हैं, उसमें ये एटीएस चलती है, ठीक है। ये क्रियाएं चलती है जिसके द्वारा एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा संचित, ठीक है। क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं एंजाइम की, ठीक है। देखो, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन चाहिए, हमारे शरीर में वसा चाहिए, हमारी बॉडी में लिपिड चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, न्यूक्लिक अम्ल चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए भाई? एनर्जी मिल सके। न्यूक्लिक अम्ल क्या हो भाई? जो लक्षणों का निर्धारण हो रहा है, ठीक है, ठीक है, लक्षणों का क्या हो रहा है? निर्धारण हो रहा है। इसी तरह एंजाइम भी हमारे शरीर में चाहिए। तो अगली टॉपिक हमारी क्या होगी? एंजाइम। उसके बाद डीएनए आरएनए चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या डालोगे? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। ठीक, आप देखो ये एंजाइम क्या है। सबसे पहले बेटा अगर हम एंजाइम की बात करें, देखो ये एंजाइम होती क्या है? देखो एंजाइम क्या होते हैं कि यह वह कार्बनिक यौगिक है। देखो ये एंजाइम भी आपका कार्बनिक यौगिक है, ध्यान देना। ये सभी आपके कार्बनिक यौगिक आप पढ़े, अकार्बनिक नहीं पढ़े, क्योंकि आपका प्रोटीन भी कार्बनिक है, ठीक है, लिपिड भी कार्बनिक है, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक है, न्यूक्लिक भी आपका, ये सारे आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जो ये एंजाइम होते हैं, ये वह कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, वह कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में बनते हैं। ये जो आपके एंजाइम, जैसे हमने प्रोटीन देखा, तो ये प्रोटीन तो जीवित शरीर में कम मात्रा में है,
प्रोटीन जो बन रही है वो जीवित सेल में कम मात्रा में है, लेकिन मृत कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती है। ये प्रोटीन का कार्य था। लेकिन एंजाइम क्या होता है कि वह कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में बनते हैं तथा जैव रासायनिक क्रियाओं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं की जो गति होती है, गति को क्या करते हैं, परिवर्तित। ठीक है, परंतु स्वयं अपरिवर्तित होते हैं, ये अपरिवर्तित लगते। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन की, हमने बात करें कि प्रोटीन की, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता, किसमें टूट जाता है, अमीनो एसिड में। प्रोटीन किस में टूटता है भाई, अमीनो एसिड में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट खाते हो, उसकी छोटी इकाई है मोनोसेकेराइड। ठीक है, लिपिड खाते हो, लिपिड का भी सरल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये सब पढ़े हो। लेकिन जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम अपरिवर्तित होते हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होते कि हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारे बॉडी में अमीनो एसिड, या हमारे बॉडी में अमीनो एसिड है तो क्या प्रोटीन, इसमें ऐसा कुछ नहीं। क्या लिखोगे, वह कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, वह कार्बनिक यौगिक, यौगिक जीवित गांवों में पाए जाते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जो क्या होते हैं भाई, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित। ठीक है, तथा जैव जैव रासायनिक रासायनिक क्रियाओं के, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित कर ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया, क्या नहीं होगा, अभिक्रिया, अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं ये, कि गति को ये परिवर्तित करते हैं, परंतु स्वयं परिवर्तित, परंतु स्वयं अपरिवर्तित हो। ठीक है, परिवर्तित करते हैं, परंतु परंतु स्वयं अपरिवर्तित, अपरिवर्तित हैं। यानी कि ये दूसरे की जो रिएक्शन हो रही है, ये किसी भी जीव के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया हो रही है, उस जैव रासायनिक क्रिया की जो अभिक्रिया हो रही है उसको चेंज कर देंगे, उसकी जो गति होगी उस गति को तो ये चेंज कर देंगे, लेकिन ये खुद अपरिवर्तित होते हैं, ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। यही होते हैं एंजाइम। ठीक है, यही क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर एंजाइम के गुण की बात करें ना, इसके गुण धर्म की, ये जो एंजाइम है इसके गुण धर्म क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले का जो गुण धर्म है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि एंजाइम क्रिया के पश्चात ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, क्रिया के पश्चात ज्यों का त्यों ही रहते हैं। ठीक है, एंजाइम क्रिया के पश्चात ज्यों का त्यों रहते। ठीक है, यानी कि ये
चेंज नहीं होंगे। कोई भी अभिक्रिया, कोई जैव अभिक्रियाओं में गति को चेंज तो कर देंगे, लेकिन ये खुद नहीं चेंज हो, ठीक है। और इनकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है और ये प्रत्येक मिनट में लाखों अणुओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो अगली पॉइंट क्या लिखोगे? इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। इनकी की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये मिनटों में, ठीक है, और ये प्रत्येक मिनट में लाखों अणुओं को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ए प्रत्येक मिनट में, ठीक है, प्रत्येक मिनट में लाखों लाखों अणुओं प्रेरित प्रेरित कर सकते, ठीक है। क्या करेंगे? तो लाखों अणु होंगे, ठीक है, लाखों अणु को ये 1 मिनट में ही क्या कर देंगे, इनके अंदर उत्प्रेरित करने की क्या होती है, गुण होती है, ठीक है। और इनका कार्य क्षेत्र अति विशिष्ट होता है, ठीक है। अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र का, इसका भाई एंजाइम का, ठीक है, तो इनका कार्य क्षेत्र विशिष्ट होता है, अति विशिष्ट होता है, अति विशिष्ट होता है, कि क्या होगा भाई, इनका जो कार्य क्षेत्र होगा ये अति विशिष्ट होगा, है ना। यानी कि हर एक काम में, जैसे हम देख रहे थे जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हो रही थी, तो जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था वो 3 कार्बन यानी पायरेट में चेंज हो जाता, तो ये एंजाइम की सहायता से ही जाता है। कहाँ जाता है? जब एंजाइम रिलीज होती है, एंजाइम उस 3 कार्बन वाले अणु को प्रेरणा देती है, तब वो जाती है इलेक्ट्रॉन में, ना, माइट्रोकांड्रिया के अंदर। और माइट्रोकांड्रिया के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? कैल्विन साइकिल, जिससे कि वो 3 कार्बन वाला जो अणु होता है वो 1 कार्बन वाले अणु यानी मोनोसेक्राइड यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। इसके बाद ये क्या होते हैं? कोलाइडी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि एंजाइम एंजाइम ठीक है, एंजाइम कोलाइडी, ठीक है, कोलाइडी प्रोटीन होते हैं। क्या होंगे? कैसा प्रोटीन? देखो ये एक प्रकार का ही प्रोटीन है, लेकिन कैसे होते हैं? ये कोलाइडी प्रोटीन। तो एंजाइम क्या होते हैं भाई? ये कोलाइडी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हो कि जो एंजाइम होते हैं वो जल से, ठीक है, एंजाइम जल, नमक के घोल तथा ग्लिसरीन में विलय होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? जल, नमक और ग्लिसरीन के घोल में, ठीक है, नमक के घोल तथा ग्लिसरीन में विलय होते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे? एंजाइम जल, नमक, ठीक है, नमक के घोल, ठीक है, एंजाइम जल, नमक के घोल एवं किसमें भाई? ग्लिसरीन में विलय होती है, एवं तथा ग्लिसरीन ग्लिसरीन में विलय होते, ठीक है। कौन विलय होगा? ये एंजाइम क्या होते इसमें, ये विलय होते हैं, ठीक। इसके बाद अगर एंजाइम की बात करें तो ये 20 से 35 डिग्री ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील होते, ठीक है। ये 20 से, ठीक है, एंजाइम एंजाइम 20 से के 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी 30, ठीक है, 20 से
30 डिग्री सेल्सियस ताप पर सर्वाधिक सर्वाधिक क्रियाशील होती है। क्रियाशील होती, कैसे होंगे भाई ये क्रियाशील हो, ठीक, कैसे होंगे ये क्रियाशील होते हैं तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय हो जाते हैं। तथा अगर इनका 0 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है, तथा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पर निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे ये? निष्क्रिय जाते, ठीक। देखो अब तक आपने क्या देखा, अभी वापस से देखो हमने क्या देखा कि जो इसके गुणधर्म की हमने बात की, तो पहले एंजाइम क्या है, वह कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, जो हमारे शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये उनके जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की जो गति होती है उस गति को तो परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन ये खुद अपरिवर्तित होते हैं, यानी कि ये अपने आप को चेंज नहीं। गुणधर्म की बात करें तो एंजाइम क्रिया के पश्चात ज्यों का त्यों ही रहते हैं। अगर मान लो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को जो गति उसके परिवर्तित तो कर रहे हैं, तो ये दूसरे को परिवर्तित कर देंगे लेकिन खुद चेंज हो पाएंगे, यानी ये अपरिवर्तित, ठीक। इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है और ये प्रत्येक मिनट में लाखों अणुओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि इनके अंदर जो प्रत्येक अणु है ना, 1 मिनट के अंदर ये लाखों अणुओं को उत्प्रेरित कर देंगे। भाई जो लाखों अणु को उत्प्रेरित करेंगे तो वो किसके लिए उत्प्रेरित करेंगे? कार्य को करने के लिए ना, तो कार्य होगा उस कार्य को करने के लिए ही तो उत्प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, उत्प्रेरित कर, और इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो अति विशिष्ट होता है। अति विशिष्ट का मतलब भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर एक काम में एंजाइम का। जैसे भोजन के पाचन में एंजाइम चाहिए, भोजन के ब्रेकडाउन में एंजाइम चाहिए, श्वसन में एंजाइम चाहिए, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें एंजाइम चाहिए, इसीलिए इसका कार्य क्षेत्र अति विशिष्ट होता है। यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी जैव अभिक्रियाएं हैं, जैव अभिक्रियाओं में ये भाग लेते हैं या उन क्रियाओं की अभिक्रिया की जो गति होती है उसको परिवर्तित। इसके साथ साथ एंजाइम कोलाइडी प्रोटीन, एंजाइम को हम कोलाइडी प्रोटीन क्या कहते हैं, एंजाइम को कोलाइडी प्रोटीन कहते हैं, ओके। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये जल में, नमक के घोल में तथा जो ग्लिसरीन होता है, ये ग्लिसरीन होता है, इनमें ये विलय होते हैं। ये जो ग्लिसरीन होगा, इस ग्लिसरीन में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। इसके साथ साथ एंजाइम जो होते हैं, अगर इनका जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक क्रियाशील होगा। अगर इसका जो टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, सॉरी 20 से 35, ठीक है। अगर इसका जो टेम्परेचर ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होते हैं, ये सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। लेकिन अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर एकदम जीरो है, तो ये निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। तो इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इनके कार्य करने की जो एनर्जी होगी वो किस पे करेंगे, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा तब, नहीं तो ये नहीं कर, ठीक है। और पीएच मान की भिन्नता से इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है, ठीक है। और पीएच मान की भिन्नता से आगे क्या लिखोगे कि पीएच मान की भिन्नता से, पीएच मान की भिन्नता से क्रियाशील प्रभावित, ये क्या होती है, प्रभावित होती है। पीएच मान की पीएच मान की भिन्नता से इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है, और इनकी क्रियाएं श्रृंखलाबद्ध होती
कि इनके अंदर जो क्रियाएं होंगी वो क्रियाएं ऐसे नहीं होती कि श्रृंखलाबद्ध हो। ठीक है, तो इनकी क्रियाएं श्रृंखलाबद्ध ये कैसे होती है, ये श्रृंखलाबद्ध हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एंजाइम के गुण। अब अगर यहाँ पे हम प्रकार की बात करें तो एंजाइम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे लिपिड दो प्रकार के, प्रोटीन दो प्रकार के, इसी तरह ये एंजाइम भी होती है दो प्रकार। अगली हेडिंग क्या होगी, एंजाइम के प्रकार। ठीक है, एंजाइम के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, ये प्रकार के। पहला होता है सरल एंजाइम, सरल एंजाइम। दूसरा है जटिल एंजाइम, एंजाइम। ठीक है, सिंपल एंजाइम, ठीक, सिंपल एंजाइम। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ये सिंपल एंजाइम और कॉम्प्लेक्स एंजाइम। टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात करें भाई तो ये दो प्रकार का है, सिंपल एंजाइम, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब इस सिंपल एंजाइम क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स एंजाइम किसे हैं? ठीक, देखो, प्रोटीन के सरल अणुओं से निर्मित एंजाइम को हम क्या कहते हैं, सरल एंजाइम कहते हैं। क्या लिखोगे, प्रोटीन के प्रोटीन के सरल अणुओं, सरल अणुओं निर्मित एंजाइम को एंजाइम को सरल एंजाइम कहते। ये क्या कहते हैं, ये सरल अणुओं से एंजाइम, सरल एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या होता है सरल एंजाइम, एमाइलेज, प्रोटीएज। क्या होते हैं एग्जाम्पल, एमाइलेज, एमाइलेज, माइलेज और टीएच। ये जो एंजाइम है ये कैसी एंजाइम है, सिंपल से एंजाइम है। यानी एमाइलाइज का, ठीक है, एमाइलेज का, प्रोटीएज का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन का जो सरल अणु होता है, प्रोटीन का जो सरल अणु होता है, तो प्रोटीन के सरल अणु से इसका निर्माण होता है। अगर जटिल एंजाइम की बात करें तो ये जो जटिल एंजाइम होते हैं इनकी संरचना प्रायः जटिल है। की संरचना यहाँ पे लिख लो कि इनकी संरचना की संरचना प्रायः जटिल होती, क्या होती है, प्रायः जटिल, की जटिल होती है भाई संरचना। ये जो कौन सी एंजाइम होती है, ये जो जटिल एंजाइम है, तो ये जटिल भाई कॉम्प्लेक्स है तो इसकी संरचना भी कैसी होगी, जटिल ही होगी, इजी नहीं होगी। ठीक है, और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं या मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बने हैं।
ये जो जटिल एंजाइम होती है ये मुख्यतः दो घटक बनी होती हैं, एक प्रोटीन भाग से, एक नॉन प्रोटीन के। कितने घटकों से? ये दो घटक से मिलकर बने भाई। ये कितने? ये मिलकर मिलकर बने हैं। ये दो घटक क्या? ये घटक कौन कौन सा है? देखो, एक है प्रोटीन, क्या है? एक है प्रोटीन भाग, ये नॉन प्रोटीन। ये पहला है प्रोटीन भाग, दूसरा है नॉन प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन भाग की बात करेंगे तो ये क्या है? एपो एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन भाग के अंतर्गत क्या आएगा? एपो एपो एंजाइम। ये क्या है? प्रोटीन का भाग है, ये एपो एंजाइम। और दूसरा अगर हम नॉन प्रोटीन एंजाइम की बात करें तो ये क्या होता है? प्रोस्थैटिक समूह। ठीक है, ये होगा प्रोस्थैटिक समूह, जैसे कैटालेज और साइटोक्रोम। ठीक है, कैटालेज और साइटो के कैटालेज और साइटोक्रोम साइटो, ये सब क्या है? प्रोस्थैटिक समूह। साइटो ये क्या है? प्रोस्थैटिक समूह। क्या बोलते हैं? स्थैटिक स्थैटिक समूह। क्या बोलते हैं? स्थैटिक समूह के। ये बात समझ में आ गई? ये है एंजाइम, एंजाइम का गुण और एंजाइम का प्रकार। ठीक है, क्या है? एंजाइम का प्रकार। अब अगर एंजाइम की क्रियाविधि की बात करें या एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए तो हेनरी ने क्या किया? हेनरी का एक रूल है, अगर आप उसको देखेंगे तो एंजाइम की क्रियाविधि आपको बहुत अच्छी तरह होगी, समझ में आ जाएगी। ठीक ठीक। अब इसकी लास्ट हेडिंग क्या है? एंजाइम के कार्य। वो तो भाई उसके गुण धर्म हो गया, इसके इतने सारे गुण धर्म होते हैं, अंदर ये इतनी क्वालिटी पाई जाती है। अब ये अगर हमारे शरीर में है तो इसके कार्य क्या होते हैं? तो अगली हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे एंजाइम के कार्य। ठीक है, क्या होगा? एंजाइम के कार्य। अगली हेडिंग एंजाइम के। अब ये एंजाइम के कार्य क्या है? ठीक है, एंजाइम के कार्य क्या है? तो सबसे पहले देखो ये क्या करता है कि इसकी सहायता से CH3 NH2 आदि के एक अणु का दूसरे अणु में स्थानांतरण होता है। सबसे पहले क्या होगा कि इसकी सहायता से, ठीक है, किसकी सहायता से भाई? एंजाइम की। तो आप लिख सकते हो कि एंजाइम की सहायता से मेथेन के CH मेथेन और एक NH2, ठीक है, CH4 और CH3 और NH2 का क्या होता है? एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण होता है। एंजाइम की सहायता से CH3 का NH2 का एक अणु से एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण होता है। क्या होगा? दूसरे अणु में क्या हो जाएगा भाई? स्थानांतरण होता है। के साथ साथ ये उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है। ठीक है, ये उपचयन और अपचयन है ना, उपचयन और जो अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ये उपचयन अपचयन, ठीक है, ये
चयन, चयन, और कौन सी, अपचयन, अप यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये उपचयन व अपचयन क्रियाओं को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, क्रियाओं को प्रेरित प्रेरित करता है। करेगा, क्या करेगा, ये उत्प्रेरित करने का कार्य करेगा। ये उत्प्रेरित करने का कार्य कौन करेगा, ये एंजाइम ही इसको उत्प्रेरित करने का कार्य। ठीक है, इसके साथ साथ इसके और भी कार्य होते हैं, जैसे क्या करते हैं कि ये जल की अनुपस्थिति में रासायनिक समूहों को जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, ये जल की अनुपस्थिति में, ठीक है, ये जल की अनुपस्थिति में ये जल की उपस्थिति में, ठीक है, रासायनिक, ठीक है, जो रासायनिक क्या होते हैं, रासायनिक समूहों को जोड़ते या घटाते हैं। ये जल की अनुपस्थिति में रासायनिक समूह, रासायनिक समूह जोड़ते के जोड़ते या हटाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या तो इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। ये कौन करता है, ये एंजाइम के माध्यम से। कार्य क्या है कि एंजाइम की सहायता से CH3NH2 का एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण होता है। एंजाइम के हेल्प से ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो अभिक्रियाएं होती है वो प्रेरित होती है। एंजाइम की सहायता से ही अगर मानो जल की अनुपस्थिति है तो इनके अंदर जो रासायनिक समूह होते हैं या तो वो जुड़ते हैं या तो वो घट, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, या तो जुड़ते हैं या तो वो, ठीक है, किसके हेल्प से, ये सारी क्रियाएं क्या हो रही है, एंजाइम की उपस्थिति की वजह से ही हो रही है। साथ साथ ये क्या करते हैं, ये एक संभारिक के परमाणुओं को पुनः व्यवस्थित करके दूसरे संभारिक में बदलते हैं। ठीक है, ये एक संभारिक के परमाणुओं को, ठीक है, आगे क्या करते हैं, ये एक ये एक संभारिक के परमाणुओं का, ठीक है, ये एक संभारिक के परमाणुओं को क्या करते हैं, पुनः व्यवस्थित करके दूसरे संभारिक में बदलते हैं। ठीक है, क्या करते, को पुनः व्यवस्थित करके दूसरे संभारिक में बदलते हैं, दूसरे संभार, कि ये बहुत सारे इसके एंजाइम के कार्य होते हैं। इसके साथ साथ अगर ये देखें तो ये प्रोटीन से जैव निर्मित, ठीक है, ये प्रोटीन से निर्मित जो जैव उत्प्रेरक है कि कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं को सामान्यतः उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि प्रोटीन से निर्मित जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटीन से निर्मित क्या है, जैव उत्प्रेरक है। ठीक, ये प्रोटीन से से निर्मित जैव उत्प्रेरक है।
क्या है ये जैव उत्प्रेरक है। और जैव उत्प्रेरक के साथ ये क्या करते हैं कि कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को सामान्य ताप पर उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को, ठीक है, कोशिका की उपापचयी के उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित इत करते, क्या करते हैं कि क्रियाओं को ये उत्प्रेरित भी करते हैं। ठीक है, तथा रासायनिक क्रिया की गति व विशिष्टता को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरित करते हैं तथा रासायनिक क्रिया की गति को और उसके अंदर जो क्रियाएं होती है, ठीक है, रासायनिक क्रिया की गति को भी ये क्या करते हैं, नियंत्रित कर। ठीक है, इसके साथ साथ ये ऊर्जा का प्रयोग करके दो अणुओं को जोड़ने का की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का प्रयोग करके, आगे क्या लिखोगे कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम ऊर्जा का प्रयोग करके दो अणुओं को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, तो ये ऊर्जा का प्रयोग करके अणुओं को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, ये जोड़ने के लिए प्रेरित करने का भी कार्य करते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या होगी, ये सक्रिय ऊर्जा को मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है, ये सक्रिय ऊर्जा की मात्रा को कम कर देते हैं। ये सक्रिय ऊर्जा की मात्रा को कम कर देते। ठीक है, ये आपके एंजाइम भी खत्म। एंजाइम क्या है, एंजाइम के प्रकार क्या है, एंजाइम का कार्य क्या है और एंजाइम का गुण। ठीक, अब इस चैप्टर की एक लास्ट हेडिंग बचती है जो कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, वो है डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक, तो अगली हेडिंग क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर, ये लास्ट हेडिंग और ये चैप्टर आपका खत्म। फिर इसके आगे आपका 10वां चैप्टर आएगा, का चक्र और कोश का विभाजन। ठीक है, कौन सा चैप्टर, का चक्र और कोश का। सभी बच्चे लास्ट हेडिंग डालोगे, डीएनए एवं आरएनए में। देखो, अब अगर इस डीएनए और आरएनए की हम बात करें, देखो ये आपका है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जब हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो हम यही बोलते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल हमारा है वो दो, एक डीएनए है और एक आरएनए। ठीक है, क्या है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। ठीक, तो देखो, एक साइड आप डीएनए लिखोगे, एक साइड आरएनए।
डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी, क्या बोलते हो? डी ऑक्सी राइबो, क्या? डीऑक्सी राइबो एसिड। आरएनए क्या है? राइबो एसिड, क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों हमारे क्या है? ये दोनों जेनेटिक पदार्थ यानी कि न्यूक्लिक अम्ल ही है। लेकिन ये जो अगर आरएनए की हम बात करें कि जो जेनेटिक रूप में है, ये जो जेनेटिक रूप में, इसमें जेनेटिक, ये कुछ जीवों में, ये कुछ ही जीवों में है। लेकिन अधिकांशतः जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट के साथ साथ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें अगर कोई आनुवंशिक पदार्थ है तो क्या होते? अब अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें, सबसे पहली पॉइंट आप क्या लिखोगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में, डीएनए में डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ये शर्करा पाई जाती है, इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई। आरएनए की बात करें, आरएनए में राइबोस, राइबोस शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? राइबोस शर्करा। सूत्र क्या होगा? जैसे अगर सूत्र देखें, ठीक है, तो डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और आरएनए में क्या है? राइबोस शर्करा। अगर इसका संरचना देखें, देखो इसमें क्या होगा? ये होगा C5H10 और वो 5। ठीक, यानी कि कार्बन के 5 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु। यहाँ पे हम देखें का क्या होगा? C5, कार्बन के 5 अणु होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के भी 10 अणु होंगे, सॉरी हाइड्रोजन के भी 10 अणु होंगे, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 अणु कम होगा यानी कि 4 होंगे। तो एक की कमी की वजह से क्या है? एक ऑक्सीजन यहाँ पे कमी है। देखो अगर पेंटोज शुगर की बात करें, अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर जो हमारा होता है 2 प्रकार का, जो पेंटोज शुगर है ये 2 प्रकार का है, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। अब यहाँ पे देखो ये सूत्र होता है, ये पेंटोज शुगर है, ये क्या है? पेंटोज पे, इसकी ये पहला श्रृंखला, ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें पांचवा ये लगा होता है, लेकिन जब आप इसमें राइबो डीएनए में देखेंगे तो पांचवा क्या होगा? ये बाहर होगा, क्योंकि ये एक की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। तो यहाँ पे क्या जुड़ा होता है भाई? इसकी जो उपस्थिति होती है, जब अब इसकी संरचना हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा है? यहाँ पे यच है, यहाँ पे ओ यच है, यहाँ पे यच है, यहाँ पे यच है, यहाँ पे यच है, ओ यच है, ठीक है, यच है और यच है, और इसके बाद यहाँ पे C2H2CS ऐसे करके संरचना आती है। तो ये हमारा क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, सॉरी, डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। ठीक, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाए जाते हैं और आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? राइबो शर्करा पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में क्या लिखोगे? डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, आगे लिखोगे डीएनए में, डीएनए में नाइट्रोजनी बेस, ये नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं? 2 प्यूरिन, क्या होंगे? प्यूरिन, प्यूरिन एवं
तो पिरिमिडीन होते, पिरिमिडीन होते। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो क्षार होंगे, ठीक, यहाँ में भी कह सकते हैं कि डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार होते हैं। अब ये चारों क्या होते हैं, यहाँ पे होगा एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन बराबर ए, है ना, एडेनिन को ऐसे करते हैं, वानिन, वानिन, वानिन को भाई किससे, जी से। ठीक है, थाइमीन, थाइमीन टी से। ठीक है, और एक होता है आपका साइटोसिन, साइटोसिन यानी कि टी से और सी से। ये डीएनए में क्षार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डीएनए में ये क्षार होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आरएनए की बात करें, आरएनए में कौन सा क्षार होगा, आरएनए में होगा, इनमें भी 4 होगा, क्या होगा, एडेनिन, एडेनिन होगा। ठीक है, ग्वानिन होगा, ये ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, साइटोसिन, और थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा, यूरो, थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा, यूरोसिल, यानी कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे इसकी ये चेंज हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, इसका ये परिवर्तन हो गया। इसके बाद डीएनए की संरचना जो होती है ये द्विकुंडलिनी होती। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, डीएनए, डीएनए द्विकुंडली, द्विकुंडलित संरचना होती, दलित क्या होती भाई, संरचना होती, दलित संरचना होती। आरएनए में क्या लिखोगे, आरएनए एकल संरचना होता है, आरएनए या एकल श्रृंखला, आरएनए एकल संरचना होता है। ठीक है, डीएनए में क्या लिखोगे कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती। ठीक है, डीएनए में, अगला पॉइंट, डीएनए में पॉली न्यूक्लियो, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, श्रृंखलाएं होती, श्रृंखलाएं, वो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती, किसमें होती है, ये होती है भाई डीएनए में। आरएनए में क्या लिखोगे कि आरएनए में एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, आरएनए में, आरएनए में एकल, एकल पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या श्रृंखलाएं, ठीक है, श्रृंखलाएं या श्रृंखला होती, किसमें होगा, ये आरएनए में, है ना। यहाँ यानी कि डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए में डबल, है ना, डबल होगा, आरएनए में डबल नहीं होगा, कैसा होगा, ये एकल ही होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये एकल ही, ठीक, कैसा होगा, एकल ही होगा। अब अगर हम यहाँ पे डीएनए की बात करें, डीएनए में क्या होगा, ठीक है, डीएनए सभी जीवों में, ये डीएनए मुख्यतः सभी जीवों का, सभी जीवों का आनुवंशिक, आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए होगा, ये मुख्यतः सभी जीवों का क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ होता है। और आरएनए में देखोगे, आरएनए कुछ विषाणुओं में, कि कुछ विषाणुओं का
आनुवंशिक पदार्थ का है। ठीक है, तो ये है आपके डीएनए और आरएनए में अंतर। आप बहुत सारे अंतर को भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कितने हमने लिखा, 3 इधर हो गया और इधर 2, यानी कि 5 बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं कि आप 6 7 8 9 10 लिख। ये 5 4 5 या 3 लिख भी देते हो, जिस हिसाब से, देखो जिस हिसाब से आपके एग्जाम में पूछेगा आपको इस हिसाब से लिख, बहुत ज्यादा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, तो आप बहुत ज्यादा मात्रा तो नहीं करनी। ठीक है, ठीक। ये आपके डीएनए और आरएनए में, बाकी एंजाइम, एडिनोसिन, ये जो आपका चैप्टर हम बोले पूरी तरीके से, यानी कि हमने 9 पार्ट इसका पढ़ा है, तो आज हमारा एक नवा पार्ट है। इसके पीछे का जितने भी 8 क्लासेस हुई, तो आप लोगों जैसा बच्चा होगा जो नहीं देखा होगा, जाके देख। अगर ये डीएनए आरएनए का नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप जाओगे 7वां लेक्चर देखोगे डीएनए की संरचना में, वहां पे 7वें और 8वें लेक्चर में जो डीएनए की संरचना और आरएनए के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई कि कैसे यहाँ पे बेस। और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि जो एडेनिन होगा, एडेनिन बराबर टी, थाइमिन, गुआनिन बराबर साइटोसिन। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान। ओके, और अब इसके आगे की जो क्लास होगी वो हमारे एक नए चैप्टर की, हमारा वो जो नया चैप्टर वो है कोशिका जीवन, सॉरी कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, यानी कि उसमें हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें, तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, विभाजन और विभाजन। सेल साइकिल यानी कि मध्यावस्था, पूर्वावस्था, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ये सभी प्रोसेस चैप्टर में। बस आज की क्लास में इतना ही, यहीं पे हमारी क्लास खत्म हुई है। अगली क्लास में एक नए चैप्टर